20वीं सदी में पश्चिम से प्रेरित और बदलाव हुए, भारत लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तब तक पेशवाओं ने अपनी शक्ति खो दी थी और धीरे धीरे उनकी जगह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संस्थाओं ने ले ली थी। दिल्ली का सुल्तानत इस बदलाव को सहन कर गया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसके पास कोई असली प्रभाव नहीं था। दिल्ली का शहंशाह केवल एक प्रतीक था जो केंद्रीय संसद द्वारा की गई सिफारिशों पर मोहर लगाता था। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, गंगाधर पंत को वह भारत समझ आने लगा जिसे उन्होंने देखा था। यह एक ऐसा देश था जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा गुलामी में नहीं डाला गया था। इसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था और इसे आत्मसम्मान का पता था। एक मजबूत स्थिति में रहते हुए और केवल व्यावसायिक कारणों से इसने ब्रिटिशों को बईको उपमहाद्वीप का एकमात्र चौकी बनाए रखने की अनुमति दी थी। वह समझौता 2001 में समाप्त होने वाला था। एक 1908 के ट्रीटी के अनुसार गंगाधर पंत अपने जाने पहचाने देश और जो वह चारों ओर देख रहे थे उनके बीच तुलना किए बिना नहीं रह पाए, लेकिन साथ ही उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनकी जांच अधूरी है। मराठों ने युद्ध कैसे जीता था, इसका उत्तर जानने के लिए उन्हें युद्ध के बारे में खाता ढूंढने होंगे। उन्होंने अपनी सामने रखी किताबों और जर्नल्स को पढ़ा। आखिरकार एक किताब मिली जिसने उन्हें सुराग दे दिया। वह थी भाऊ साहेबांची बखर। हालांकि वह आमतौर पर बखरों पर ऐतिहासिक साक्ष्य के लिए निर्भर नहीं करते थे, उन्हें पढ़ने में मजा आता था। कभी कभी बदल दिए गए और ग्राफिक वर्णनों में वह सत्य का एक छोटा सा अंश पहचान लेते थे। अब उन्होंने एक ऐसी बात पाई जो विश्वासराव के मारे जाने के कितने करीब होने का एक छोटा सा विवरण था। और फिर विश्वासराव ने अपने घोड़े को विशिष्ट सैनिकों के बीच में लाकर उन पर हमला किया और भगवान ने कृपा दिखाई। एक गोली उनके कान के पास से गुजरी। यदि एक तिल का भी फर्क होता तो उनकी मौत हो जाती। 8 बजे लाइब्रेरियन ने शिष्टता से प्रोफेसर को याद दिलाया कि पुस्तकालय बंद होने वाला है। गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर आए। चारों ओर देखा तो उन्हें लगा कि वह उस हॉल में अकेले पाठक थे जो बचा हुआ था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं श्रीमान, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि पुस्तकें यहीं रखें ताकि मैं कल उपयोग कर सकूं? वैसे पुस्तकालय कब खुलता है? 8 बजे सर। लाइब्रेरियन मुस्कुराया। यह एक ऐसा उपयोगकर्ता और शोधकर्ता था जो उसके दिल के करीब था। जब प्रोफेसर टेबल से उठ रहे थे, उन्होंने अपने दाहिने जेब में कुछ नोट्स डाल दिए। बिना ध्यान दिए उन्होंने बखर को अपनी बाईं जेब में डाल दिया। उन्होंने एक गेस्ट हाउस में ठहरने का प्रबंध किया और हल्का सा भोजन किया। फिर वह आजाद मैदान की ओर चल पड़े। मैदान में उन्होंने एक भीड़ देखी जो पंडाल की ओर जा रही थी। तो एक लेक्चर होने वाला था। आदत के अनुसार प्रोफेसर गैतोंडे पंडाल की ओर बढ़ गए। व्याख्यान चल रहा था। हालांकि लोग आते जाते रहे, लेकिन प्रोफेसर गैतोंडे श्रोताओं की ओर नहीं देख रहे थे। वह बस मंच को घूर रहे। वहां एक टेबल और एक कुर्सी थी, लेकिन कुर्सी खाली थी। प्रेसिडेंशियल कुर्सी खाली। इस नजारे ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर खींचता है, वह तेजी से कुर्सी की ओर बढ़े। स्पीकर बीच में ही रुक गया। इतना चौंक गया कि कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन दर्शकों ने जल्दी ही अपनी आवाज ढूंढ ली। कुर्सी खाली करो। यह लेक्चर सीरीज बिना चेयरपर्सन के होती है। प्लेटफॉर्म से हट जाओ मिस्टर। कुर्सी सिर्फ प्रतीकात्मक है, ये नहीं जानते? क्या बकवास है। किसी ने सुना है क्या पब्लिक लेक्चर बिना किसी प्रिसाइडिंग डिग्निटरी के? प्रोफेसर गैतोंडे माइक के पास गए और अपने विचार प्रकट करने लगे। देवियों और सज्जनों, बिना चेयर के लेक्चर शेक्सपियर के हैमलेट के बिना प्रिंस ऑफ डेनमार्क जैसा है। मुझे कहने दीजिए। लेकिन दर्शक सुनने के मूड में नहीं थे। हमें कुछ मत बताइए। हम चेयर से टिप्पणियों, धन्यवाद प्रस्ताव और लंबी परिचयात्मक बातों से परेशान हो चुके हैं। हम सिर्फ स्पीकर को सुनना चाहते हैं। हमने पुरानी प्रथाओं को बहुत पहले ही खत्म कर दिया। प्लेटफॉर्म खाली रखो प्लीज। लेकिन गंगाधर पंत ने 999 मीटिंग्स में बोलने का अनुभव रखा था और पुणे के सबसे कर्षकों का सामना किया था। उन्होंने बोलना जारी रखा। जल्द ही वह टमाटर, अंडे और अन्य वस्तुओं की बौछार का निशाना बन गए। लेकिन उन्होंने बहादुरी से इस अपवित्रता को ठीक करने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार दर्शकों ने मंच पर चढ़कर उन्हें शारीरिक रूप से हटाने की कोशिश की और भीड़ में गंगाधर पंत कहीं दिखाई नहीं दिए। यही सब मुझे बताना है राजेंद्र।
बस इतना ही मुझे पता है कि मुझे सुबह आजाद मैदान में पाया गया, लेकिन मैं वापस उसी दुनिया में था जिससे मैं परिचित हूं। अब मैं उन 2 दिनों में कहां था जब मैं यहां से गायब था? राजेंद्र इस कहानी को सुनकर हक्का बक्का रह गए। जवाब देने में उन्हें समय लग गया। प्रोफेसर, उस ट्रक से टकराने से ठीक पहले आप क्या कर रहे थे? राजेंद्र ने पूछा। मैं कैटास्ट्रॉफी थ्योरी और इसके इतिहास पर प्रभावों के बारे में सोच रहा था। इस सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी छोटा सा बदलाव भविष्य बदल सकता है। बिल्कुल सही, मुझे यही लगा था। राजेंद्र मुस्कुराए। इतनी पूरे विश्वास और संतुष्टि के साथ मत मुस्कुराओ। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब मेरा दिमाग खेल कर रहा था और मेरी कल्पना भटक गई थी, तो इसे देखो। और विजयी भाव से प्रोफेसर गैतोंडे ने अपना महत्वपूर्ण सबूत पेश किया। किताब से फाड़ा हुआ एक पन्ना। राजेंद्र ने छुए पन्ने को पढ़ा और उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गंभीरता आ गई। वह स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। गंगाधर पंत ने अपना पक्ष मजबूत किया। मैंने गलती से बखार अपनी जेब में डाल दी जब मैं लाइब्रेरी से निकला। मुझे यह तब पता चला जब मैं अपने खाने के पैसे दे रहा था। मैं इसे अगली सुबह वापसी करने ही वाला था, पर आजाद मैदान की हाथापाई में किताब खो गई। बस यह फटा हुआ पेज रह गया और सौभाग्य से मेरे लिए इस पेज में महत्वपूर्ण जानकारी है। राजेंद्र ने पन्ने को फिर से पढ़ा। यह वर्णन करता था कि कैसे विश्वासराव गोली से बाल बाल बचे थे और कैसे इस घटना को मराठा सेना ने शुभ संकेत माना और इस लड़ाई का रुख बदल गया। अब इसे देखो। गंगाधर पंत ने अपनी खुद की भाऊ साहिबान चिपकॉपी निकाली और संबंधित पृष्ठ पर खोल दिया। उसका विवरण इस प्रकार था। और फिर विश्वासराव ने अपने घोड़े को उस लड़ाई की ओर मोड़ा जहां विशिष्ट सैनिक लड़ रहे थे और उन पर हमला किया, और भगवान ने अपनी नाराजगी दिखाई। वह गोली से मारे गए। प्रोफेसर गैतोंडे, आपने मुझे सोचने के लिए कुछ दिया है। जब तक मैंने यह सामग्री सबूत नहीं देखा था, मैंने आपकी कहानी को सिर्फ कल्पना माना था। लेकिन तथ्य कल्पना से भी अजीब हो सकते हैं, जैसा कि मैं समझने लगा हूं। तथ्य क्या है? तथ्य मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है। प्रोफेसर गैतोंडे बोले। राजेंद्र ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कमरे में इधर उधर चलने लगे। स्पष्ट रूप से बहुत मानसिक तनाव में थे। आखिरकार वह मुड़े और बोले, प्रोफेसर गैतोंडे, मैं आपके अनुभव को आज ज्ञात 2 वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको यकीन दिलाने में सफल हो या नहीं, ये आप ही तय कर सकते हैं, क्योंकि आपने वास्तव में एक अद्भुत अनुभव से गुजरा है, या ज्यादा सही कहे तो एक कैटास्ट्रॉफिक अनुभव से। कृपया राजेंद्र, मैं सुनने से तैयार हूं, प्रोफेसर गैतोंडे ने उत्तर दिया। राजेंद्र चलते रहे और बात करते रहे। आपने उस सेमिनार में कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में बहुत सुना है। चलो इसे पानीपत की लड़ाई पर लागू करते हैं। खुले मैदानों में आमने सामने लड़ी गई लड़ाइयों का यह सिद्धांत उत्कृष्ट उदाहरण देता है। मराठा सेना पानीपत के मैदान में अब्दाली की सेना का सामना कर रही थी। दोनों सेनाओं के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं था। उनके शस्त्र तुलनीय थे, इसलिए बहुत कुछ नेतृत्व और सैनिकों की मनोबल पर निर्भर करता था। जिस मोड़ पर विश्वासराव, जो पेशवा के बेटे और उत्तराधिकारी थे, मारे गए, वह निर्णायक बिंदु साबित हुआ। जैसा कि इतिहास कहता है, उनके चाचा भाऊ साहेब लड़ाई में कूद पड़े और फिर कभी नहीं देखे गए। लड़ाई में उनकी मौत हुई या वह बच गए, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन उस विशेष क्षण में सैनिकों के लिए अपने नेताओं को खोना एक बड़ा झटका था। उन्होंने अपना मनोबल और लड़ाई की भावना खो दी। इसके बाद पूरी तरह से हार हुई। प्रोफेसर, और जो आपने मुझे उस फटे पन्ने पर दिखाया है, वह लड़ाई की दिशा को दिखाता है जब गोली विश्वासराव को नहीं लगी। एक महत्वपूर्ण घटना विपरीत दिशा में गई और इसका प्रभाव सैनिकों पर भी विपरीत था। इसने मनोबल को बढ़ावा दिया और वही अतिरिक्त प्रेरणा दी जिसने सब कुछ बदल दिया। हो सकता है पानीपत की लड़ाई जैसी बातें वाटरलू की लड़ाई के बारे में भी कही जाती है, जिसे नेपोलियन जीत सकते थे। लेकिन हम एक अनोखी दुनिया में रहते हैं जिसका अनोखा इतिहास है। यह क्या हो सकता था विचार कल्पना के लिए ठीक है, लेकिन हकीकत के लिए नहीं। इस पर मैं आपसे असहमति रखता हूं। वास्तव में यह मुझे मेरे दूसरे बिंदु पर ले जाता है, जिसे आप अजीब पा सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे सुने। राजेंद्र ने कहा,
गंगाधर पंत उम्मीद से सुनने लगे। हम वास्तविकता से क्या मतलब रखते हैं? हम इसे सीधे अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से यंत्रों के माध्यम से? लेकिन क्या यह सिर्फ वही है जो हम देखते हैं? क्या इसके अन्य रूप भी हैं? यह पाया गया है कि वास्तविकता अनोखी नहीं हो सकती है छोटे सिस्टम जैसे कि एटम और उनके घटक कण पर किए गए प्रयोगों से। जब ऐसे सिस्टम से निपटा गया तो भौतिकविदों ने कुछ चौंकाने वाली चीजें खोजी। इन सिस्टम के व्यवहार को निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भले ही इन सिस्टम को नियंत्रित करने वाले सभी भौतिक नियम ज्ञात हो। ये ऐसा नहीं कह सकता, ये यहां हो सकता है, वहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं केवल इसकी संभावनाएं बता सकता हूं कि यह एक फिक्स्ड प्लेस पर एक फिक्स्ड टाइम पर पाया जाएगा। क्वांटम थ्योरी में निर्धारण की कमी, यहां तक कि मेरे जैसे एक इतिहासकार ने भी इसके बारे में सुना है, प्रोफेसर गंगाधर पंत ने कहा। तो कई दुनियाओं की कल्पना करो। एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाता है, दूसरी में वहां और किसी अन्य में किसी और स्थान पर। एक बार जब ऑब्जर्वर देख लेता है कि यह कहां है तो हमें पता चल जाता है कि हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं। लेकिन उन सभी विकल्पों वाली दुनियाएं समान रूप से मौजूद हो सकती हैं। राजेंद्र ने अपने विचारों को संजोने के लिए एक पल लिया। लेकिन क्या उन दुनियाओं के बीच कोई संपर्क है? गंगाधर पंत ने पूछा। हां और नहीं। दो दुनियाओं की कल्पना करो, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के न्यूक्लियस की परिक्रमा कर रहा है, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। गंगाधर पंत ने बीच में टोका। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ग्रहों की सटीक कक्षा जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कई निर्धारित स्थितियों में से किसी में भी परिक्रमा कर सकता है। ये स्थितियां दुनिया की पहचान करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। स्थिति नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा की स्थिति में है। स्थिति नंबर 2 में यह कम ऊर्जा की स्थिति में है। यह ऊंची ऊर्जा से नीचे ऊर्जा की ओर कूद सकता है और एक विकिरण की नाड़ी भेज सकता है, या विकिरण की एक नाड़ी इसे स्थिति नंबर 2 से स्थिति नंबर 1 में बाहर निकाल सकती है। यह बदलाव सूक्ष्म प्रणालियों में सामान्य है। यदि यह बड़े पैमाने पर हुआ तो क्या होगा? समझ गया। आप यह सुझाव दे रहे हैं कि मैंने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में और फिर वापस परिवर्तन किया। भले ही यह अविश्वसनीय लगता है, यही एकमात्र व्याख्या है जो मैं दे सकता हूं। मेरी थ्योरी यह है कि विनाशकारी स्थितियां दुनिया के सामने बिल्कुल अलग विकल्प प्रस्तुत करती हैं। ऐसा लगता है कि वास्तविकता के संदर्भ में सभी विकल्प व्यावहारिक है, लेकिन ऑब्जर्वर एक समय में केवल एक ही अनुभव कर सकता है। परिवर्तन करके आप दो दुनियाओं का अनुभव करने में सक्षम हुए, भले ही एक समय में एक ही। वह दुनिया जिसमें आप अब रहते हैं और वह दुनिया जिसमें आपने दो दिन बिताए, एक में हमारा इतिहास है और दूसरे में एक अलग इतिहास। यह अलगाव या विभाजन पानीपत की लड़ाई के दौरान हुआ। आपने न तो अतीत में यात्रा की न भविष्य में। आप वर्तमान में थे, लेकिन एक अलग दुनिया का अनुभव कर रहे थे। वास्तव में इसी तर्क के अनुसार समय के विभिन्न बिंदुओं पर और भी कई दुनियाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे ही राजेंद्र ने अपनी बात समाप्त की, गंगाधर पंत ने वह सवाल पूछा जो उन्हें सबसे अधिक परेशान कर रहा था। लेकिन मैंने ये परिवर्तन क्यों किया? अगर मैं इसका उत्तर जानता तो मैं एक बड़ा प्रश्न हल कर लेता। दुर्भाग्य से विज्ञान में कई अनसुलझे प्रश्न हैं और यह उनमें से एक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अनुमान न लगाऊं। राजेंद्र मुस्कुराए और आगे बोले, परिवर्तन करने के लिए कुछ संपर्क की आवश्यकता होती है। शायद टक्कर के समय आप विनाशकारी थ्योरी और इसके युद्धों में भूमिका के बारे में सोच रहे थे। शायद आप पानीपत की लड़ाई के बारे में सोच रहे थे। संभव है कि आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ने एक ट्रिगर के रूप में काम किया। मैं वास्तव में सोच रहा था कि यदि लड़ाई का परिणाम विपरीत होता तो इतिहास किस दिशा में जाता। गंगाधर पंत ने कहा, यह मेरे 1000वें अध्यक्षीय भाषण का विषय होने वाला था। अब आप उस अनुभव को बताने की सुखद स्थिति में हैं जिसे आपने वास्तव में जिया है, केवल कल्पना करने के बजाय। राजेंद्र पढ़े, लेकिन गंगाधर पंत गंभीर थे। नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां भाषण आजाद मैदान में हुआ था, जब मुझे इतनी अशिष्टता से रोका गया था। नहीं, वह गंगाधर पंत जो मंच पर अपनी कुर्सी का बचाव करते हुए गायब हो गया था, अब किसी और बैठक की अध्यक्षता करते हुए कभी नहीं देखा जाएगा।